जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से शामिल था और विदेशी कंपनीज के लिए सिर्फ एक कस्टमर माना जाता था। लेकिन अब पेरिस से आ रहे संकेत ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जो इक्वेशंस है वो पूरी तरह से बदल रही हैं। फ्रांस ने मेक इन इंडिया के तहत रफाल डील के लिए एक नए मॉडल का समर्थन किया है। मतलब सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने की बात नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन वेपन्स इंटीग्रेशन जैसे मुद्दे भी डिस्कशन के सेंटर में है। ये सिर्फ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि भारत को बायर से बिल्डर बनाने की कहानी हो सकती है। सवाल ये है कि क्या रफाल जो है उसका अगला चैप्टर भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने की तरफ आगे एक बहुत बड़ा कदम है। तो समझेंगे इस पूरे मुद्दे को विस्तार से और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी, क्या फ्रांस के साथ नए रफाल मॉडल जो है वो भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है? देखिए अंबर जी, भारत ने 36 रफाल 2016 में खरीदे हैं। उसके बाद 26 मराइन रफाल का ऑर्डर दिया है और अभी ये 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील के बारे में बात हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से फाइटर जेट एयरक्राफ्ट डील है। $40 बिलियन का ये लगभग ये डील होने वाला है, 40+ बिलियन डॉलर का। और इसके अंदर भारत ने शर्त रखी थी कि हमें मेक इन इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये विमान बनाए जाना चाहिए। सेकेंड, फ्रांस को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा। थर्ड, उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि हमारे जो वेपन्स हैं, जैसे इंडिजिनस वेपन्स, अस्त्रा, बीबी रैम मिसाइल है, अस्त्रा, MK1, MK2, इनको हम रफाल में रख लगा सकते हैं और ब्रह्मोस को भी हम रफाल के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसी के लिए आप देखिए कि हमारे जो एयरक्राफ्ट, जो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, वो अभी फ्रांस गए थे 2 तारीख को। और उसके बाद आप देखिए कि जिस हिसाब से फ्रांस रेडी हो गया है कि भारत को वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी हो गया है। फ्रांस इज रेडी टू ऑल्सो गिव ऑल द नेसेसरी टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। देखिए, एयरक्राफ्ट के अंदर सबसे बड़ी रहती है कि उसकी जो एवियोनिक्स है, वो जो है उसकी भी ट्रांसफर की बात की है। एवियोनिक्स जो है वो तेल्स कंपनी बनाता है, जो इंजन है वो साफरान बनाता है। तो इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से अग्रीमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स के चीफ गए थे। उसके बाद आप देखिए कि G7 समिट के लिए अभी गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और वहां पर आप मैं ये बता देता हूं, फ्रांस जो है भारत को अपना एक टॉप प्रायोरिटी मानता है। और ये भी देखिए कि जब वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, नेटो का ब्रेकअप की बात हो रही है, फ्रांस जो है भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है। इंडिया इज द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड जो ग्लोबल साउथ के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है और वेस्ट के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। अभी आप देखिए कि कल ही कैसे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, फिनलैंड में रह के उन्होंने यूरोप को खरी खोटी सुनाई है। और इसी के मद्देनजर आप देखिए फ्रांस जो है भारत को इनवाइट करता है G7 समिट के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस विजिट के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात हो रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है। और फ्रांस चाहता है भारत और फ्रांस के बीच में जो स्टूडेंट एक्सचेंज है वो बढ़ाया जाए, और वो चाहता है कि 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो है फ्रांस में स्टडी करे बाय द एंड ऑफ 2030। तो ये एक तरह से जो फ्रांस और भारत के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक कदम आगे लेके जाने वाला है अंबर जी। और सबसे बड़ी आप बात देखिए कि इसके अंदर फ्रांस ने हमको एक तरह से पूरा सपोर्ट करने की बात की है। ये डील के अंदर सिर्फ आप ये समझ लीजिए रफाल की बात नहीं हो रही है, भारत को जो क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स है वो सारे डिफेंस सिस्टम्स की बात हो रही है। इनफैक्ट फ्रांस हमको स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स है वो भी देने को तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात है
इससे दोनों कंट्रीज जो हैं एक तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी और नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर दोनों एक तरह से एक क्रेडिबल फोर्स बन के उभरेंगे। जी। उमेश जी, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इंडियन मिसाइल्स और जो इंडिजिनस सिस्टम है उनका इंटीग्रेशन जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करेगा? डेफिनेटली करेगा अंबर जी, क्योंकि आज आप देखिए कि फ्रांस की जो मीटियोर मिसाइल्स है, बीबी रैम मिसाइल्स, उसका दाम है 26 से 28 करोड़। हमारे यहाँ पर जो हम बीबी रैम मिसाइल्स बनाते हैं वो 11 करोड़ में बना सकते हैं। इंटरनल जो वेपन्स इंटीग्रेशन होता है, तो जैसे जैसे हम अपनी मिसाइल्स को डेवलप करेंगे, हम अब फ्रांस की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हमने फ्रांस से जो रफाल का सोर्स कोड नहीं मांगा है, हमने फ्रांस से एक चीज मांगा है कि आप हमको वो एपीआई दे दीजिए जिसके थ्रू एयरक्राफ्ट का जो ओएस है और उसके अंदर हम अपने वेपन्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ में उन्होंने डेटा सिक्योर लिंक भी मांगा है ताकि जो सीमलेस कम्युनिकेशन हो सके बिटवीन द फ्रेंच एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स विद इन इंडिया। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस जो है भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और डसॉल्ट एविएशन ने जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन भी ले ली है और यहाँ पर भारत के अंदर एमआरओ फैसिलिटी खोलने को तैयार हो चुका है। और उसके अलावा साफरान भी भारत के अंदर जो है वो उसने भी यहाँ पर डेवलपमेंट फैसिलिटी चालू कर दी है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत को फ्रांस ने इनवाइट किया है कि आप 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में भी आ सकते हो। ये बहुत बड़ा एक तरह से भारत को एक तरह से आप मैं बता देता हूँ ऑफर दिया है, क्योंकि फिर जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका पहले जो है फ्रांस और जर्मनी मिलके उसको एक तरह से इसको बढ़ाने वाले थे। 2017 में ये प्रोग्राम चालू हुआ था। अंबर जी, कुछ डिफरेंसेस हो चुके हैं फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट और जर्मन कंपनी के बीच में। इसके कारण जर्मनी जो है इस प्रोग्राम से बाहर निकल चुका है, पर फ्रांस चाहता है कि भारत जो है उस प्रोग्राम के अंदर आ जाए और भारत भी बेनिफिट लेगा। देखिए, एमका के अंदर आपको मालूम है कि साफरान के इंजन ही लगने वाले हैं, तो एक तरह से फ्रेंच टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी साफरान की जो देखिए मेन जो इंजन होते हैं एयरक्राफ्ट के लिए वो फ्रांस ही अब दे रहा है। और उसके बाद आप देखिए 6th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। इसमें मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और उसके अलावा सीमलेस कोऑपरेशन चाहिए। इसके लिए मेरा मानना है कि दिस इज गोइंग टू बी डील ब्रेकर बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन वैसे एक और बात ये है कि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फ्रांस की जो अप्रोच है वो अमेरिका और रशिया के मुकाबले में वो भारत के लिए ज्यादा फेवरेबल क्यों दिख रही है? देखिए, फ्रांस जो है एक तरह से यूरोपियन यूनियन के अंदर अमेरिका को अपोज करता है, नेटो के अंदर भी वो यूरोपियन आर्मी बनाने की बात कर रहा है। और फ्रांस जो है कभी भी जो फ्रांस भारत को कोई भी वेपन सिस्टम देता है उसके अंदर स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते। भारत को एक तरह से डिक्टेशन नहीं मिलता। फ्रांस भारत की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता है, इंडिया फ्रांस की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता है। ये इसी के कारण दोनों के बीच में पार्टनरशिप जो है बढ़ती जा रही है। सोचिए 1998 में जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया था उस समय एक ही यूरोपियन कंट्री था जो हमारे साथ खड़ा था, वो फ्रांस है। और फ्रांस ने हमेशा भारत को जब भी जरूरत पड़ी है हमको सपोर्ट की है, किया है, भले ही वो 1999 के कारगिल युद्ध हो या कभी भी हो सकता है। आप ये देखिए कि फ्रांस जो है भारत को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर मानता है और वो एक तरह से भारत के साथ कोऑपरेशन चाहता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 42.5 स्क्वाड्रन से घट के अभी 28 स्क्वाड्रन तक पहुंच चुकी है और आगे जाके नंबर डिप्लीट होने वाला है। तो आज देख लीजिए कि भारत के अंदर 36 रफाल ऑलरेडी है, 26 मराइन रफाल हमने ऑर्डर दिए और ये 114 एडिशनल है। टोटल मिला ले तो 176 एयरक्राफ्ट होते हैं अंबर जी रफाल के। ये एक तरह से बहुत बड़ी खेप होने वाली है आफ्टर सुखोई 30।
तो ये भी आप देखिए कि फ्रांस जो है बहुत बड़ा गेन कर रहा है, उसको इंडिया का मार्केट बन मिल रहा है। इंडिया के जो क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स हैं, भारत फ्रांस के ऊपर रिलायबल पार्टनर एक तरह से देख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय सुखोई 57 के लिए कुछ दिन पहले पुतिन ने भी ऑफर कर दिया है, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो रशिया है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है अपने स्पेयर पार्ट्स के लिए। इसके लिए जो है भारत अभी सुखोई 57 को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि हमने S-400 के लिए 2019 के अंदर 5 स्क्वाड्रंस के पैसे ऑलरेडी दे दिए। रशिया ने अभी हमको चौथा स्क्वाड्रन डिलीवर किया है 2026, और अगले साल वो 2027 में फिफ्थ स्क्वाड्रन डिलीवर करेगा। तो इसके लिए आज की डेट में हम रशिया पे भरोसा नहीं कर सकते। फ्रांस से एक चीज है कि हमको मालूम है अगर अग्रीमेंट हो जाता है, डिलीवरी फास्ट होने वाली है। फ्रेंच जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब जो कस्टमाइजेशन करना है वो सब करके दे देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि भारत और फ्रांस के बीच में सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट के ऊपर भी बात हो रही है, क्योंकि भारत जो है अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है 8.5 गीगावाट्स जो है आज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है। 2047 तक उसको 100 गीगावाट्स करने हैं, और फ्रांस अपने जो एडवांस मीडियम रिएक्टर्स है और स्मॉल ब्रीडर रिएक्टर्स है वो भारत को ऑफर कर सकता है। ये बहुत बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है, जो एक तरह से 300 बिलियन डॉलर्स की बात की जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपने अमेरिका का पूछा था, अमेरिका ने F-35 ऑफर किया था, हमने उसको ओवरलुक करके रफाल लिया है। अमेरिका ने एक तरह से भारत को बोला था कि रशिया से आप तेल मत लीजिए, हमने लेना चालू किया, फ्रांस ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। हम फ्रांस से अभी सबमरीन्स भी ले रहे हैं, और इससे भी अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप के लिए ऑलरेडी अमेरिका ने हमारे साथ अग्रीमेंट किया है, पैक्स सिलिका में हमको इंक्लूड किया है। पर भारत क्या है, एक तरह से अभी अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, फ्रांस से भी क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, फ्रांस और भारत के बीच में यूपीआई का इंटीग्रेशन हो चुका है, और सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए अमेरिका भी और फ्रांस भी दोनों भारत के मार्केट को चाहते हैं। इसके लिए आप देखिए कि भारत जो है फ्रांस को हर जगह प्रेफर कर रहा है, अमेरिका को रॉयली इग्नोर कर रहा है। इसके लिए आप देखिए कि अमेरिका का वर्चस्व भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक तरह से खत्म जैसा हो चुका है, और दोनों फ्रांस और इंडिया दोनों एक तरह से सॉवरिन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। फ्रांस अपने आप को एक तरह से यूरोपियन पावर के जैसे डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि द ओनली कंट्री इन ईयू टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स इज फ्रांस, और अभी फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद भी बढ़ाई है, उसके पास 370 न्यूक्लियर वेपन्स है। और आप ये भी देखिए कि वहां पर वो नेटो से ब्रेक करना चाहता है, और सिमिलरली भारत भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए अपने हिसाब से डिसीजंस लेना चाहता है। ये दोनों का शेयर्ड विजन है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, और एक तरह से दोनों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एस्टेब्लिश करेगा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि G7 की समिट के अंदर फ्रांस ने भारत को इनवाइट किया है, और अभी तो ये न्यूज आ रही है कि शायद फ्रांस जो है ब्रिक्स समिट के अंदर इंडिया के अंदर इनवाइट हो सकता है। अंबर जी, ये बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री जो है वेस्टर्न ऑर्डर में जो है, वो भारत के कहने पे अगर फ्रांस अटेंड करता है 2026 ब्रिक्स समिट, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया के बीच में एक ब्रिज भी बन सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस जानता है कि भारत एक ऐसा कंट्री है, दोनों जगह वो अपने उसका इन्फ्लुएंस दोनों जगह है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है और ग्लोबल साउथ में भी है, ब्रिक्स में भी है। जी, उमेश जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हैदराबाद या किसी अन्य जो भारतीय सिटीज हैं, उनमें रफाल प्रोडक्शन लाइन लगने से क्या भारत का जो ग्लोबल एरोस्पेस हब बनने के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं, या भारत बन सकता है? और साथ ही साथ क्या ये जो डील है वो सिर्फ एयरफोर्स की जरूरत के लिए हुई है, या फिर जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी भी है?
देखिए, सबसे पहले बताता हूं कि अभी इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने एक स्कॉर्पियन सबमरीन्स के लिए एक फोरम बनाया है, जिसमें तीनों जो है फ्रेंच सबमरीन्स यूज करते हैं। तीनों ने अभी एक फोरम बनाया है ताकि वो अपने जो एक्सपीरियंसेस है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका तीनों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। एक और एक चीज बता देता हूं। सेकेंड, आप देखिए, इंडिया, यूएई, ग्रीस तीनों रफाल फाइटर जेट्स यूज करते हैं। और आज देखिए, भारत और यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ फोर्सेस की बात हो रही है। ग्रीस के साथ हम अपना जो रिलेशनशिप है वो बढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? फ्रांस है। फ्रांस भी जो है मेडिटेरियन के अंदर टर्किश इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है। ग्रीस जो है वहां पर जो टर्की का प्रिंसिपल एडवर्सरी है, भारत उसको अपनी मिसाइल सिस्टम्स देने की बात चल रही है। फ्रांस अपने फाइटर जेट्स ऑलरेडी दे रहा है। तो कोऑपरेशन जो है ये एक तरह से अनडिक्लेयर्ड अलायंस है, बेस्ड ऑन द वेपन सिस्टम्स वी आर यूजिंग। सोचिए, स्कॉर्पियन जो सबमरीन है हम ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं, वहां पर हमने एक अलग फोरम बना लिया। रफाल भी हम यूज करेंगे, और उसके अंदर देखिए कि यूएई, ग्रीस और भारत तीनों एक तरह से रफाल फाइटर जेट्स यूज कर रहे हैं। और इनकी जो सर्विसिंग होगी, एमआरओ जो सर्विसिंग होगी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, वो भारत के अंदर होने वाली। तो फ्यूचर में आप देखिए कि ग्लोबल रिलेशनशिप्स जो है भारत ऐसे फोर्ज कर रहा है कि कॉमनैलिटी ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम, उसके हिसाब से अलायंसेस भी बढ़ रहे हैं। और वो अगर हो जाता है, अगर समझ लिए रफाल यूएई यूज करता है, ग्रीस भी यूज करता है, भारत भी यूज करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट बनता है अगेंस्ट टर्की, पाकिस्तान एंड अदर फोर्सेस इन द मिडिल ईस्ट। तो ये भी हम्म। एक देखिए कि भारत और फ्रांस जो है मल्टी डायमेंशनल चेस बोर्ड पर खेल रहे हैं। ये इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। और वहां हम्म। पर आपको मालूम है कि फ्रेंच पॉलिनेशिया जो आइलैंड है वहां पर फ्रांस का रूल है, और चाइना जो है उधर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, और उसके अंदर वो अपनी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस है अपनी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर फ्रांस और भारत दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। भारत एक एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट भी है। फ्रांस से वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और भारत के अंदर प्रोडक्शन रख के वो एक नया हब बन रहा है। तो अमरजीत, ये बिल्कुल। बहुत बड़ा एक तरह से बात चल रहा है भारत की तरफ से। बिल्कुल। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि महाशक्तियां सिर्फ एडवांस वेपन्स खरीद कर नहीं बनती, बल्कि उन्हें डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने की जो कैपेबिलिटी है उससे बनती है। 1998 में शुरू हुई इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां फोकस सिर्फ सप्लाई पर नहीं बल्कि पार्टनरशिप पर है। अगर राफेल डील का अगला चैप्टर वाकई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के नए मॉडल पर आगे बढ़ता है, तो सिर्फ 114 फाइटर जेट्स की कहानी नहीं होगी, ये उस भारत की कहानी होगी जो दुनिया के डिफेंस बाजार में कस्टमर बनकर नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर बनकर उभरना चाहता है। और उभरना नहीं बल्कि कहना चाहिए पूरी तरह से उतरना चाहता है, क्योंकि भारत उभर तो काफी चुका है। लेकिन अब सवाल आगे ये है, और सवाल सिर्फ इतना है कि भारत कितने रफाल डिजाइन करे, कितने रफाल जो है वो खरीदेगा। सवाल ये है कि भारत आने वाले दशकों में खुद दुनिया को फाइटर एयरक्राफ्ट और एडवांस डिफेंस सिस्टम देने की जो क्षमता है वो हासिल कर लेगा। क्योंकि 21वीं सदी में असली ताकत सिर्फ वेपन्स रखने में नहीं होगी, बल्कि उन्हें बनाने की ताकत में भी छुपी है। क्योंकि हम देख रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया का हमारे सामने है और अमेरिका भी सामने है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सर।